हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। आज से हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस सीरीज में भारतीय संविधान की सारी जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बीच अंतर को सीख लेते हैं। ये सीखने के लिए सबसे पहले हम भारतीय संविधान की ओर चलते हैं। संविधान की अगर हम डेफिनेशन दें तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे के आधार पर किसी देश का शासन संचालन किया जाता है, शासन चलाया जाता है। अब जो शासन होता है उसमें किस चीज़ का संचालन किया जाता है ये देखेंगे तो सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक जीवन का संदर्भ किससे है? सार्वजनिक जीवन में भारतीय राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, कानून और शिक्षा संबंधी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के संविधान के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद संविधान से ही एक मिलता हुआ टॉपिक संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमित शासन को इंडिकेट किया जाता है। सीमित शासन एक ऐसी टर्म है जहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि उस देश में मनमाना शासन ना हो, मतलब कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो। हम विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं कि विभिन्न देश पाए जाते हैं जहाँ पर संविधान नहीं होता है लेकिन संविधानवाद पाया जाता है। ये प्राचीन भारत में पाया जाता था, जैसे राम राज्य में। वर्तमान समय में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान और संविधानवाद दोनों पाए जाते हैं। भारत, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, एक्सेट्रा इत्यादि। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर संविधान तो पाया जाता है लेकिन संविधानवाद नहीं पाया जाता है, एग्जाम्पल चाइना। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या राजव्यवस्था। राजव्यवस्था क्या है? राजव्यवस्था संविधान का एक व्यवहारिक बिहेवियरल जो फॉर्म होता है, व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप में हम देखेंगे संविधान को लागू करने के लिए जो नियम, कानून और मुद्दे आते हैं राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था में मुख्यतः संसद के कानून शामिल होते हैं। संसद के कानून इसमें से हम देखेंगे जैसे आर्टिकल 17 भारतीय संविधान क्या कहता है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो उसके संदर्भ में संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इसी के तरीके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। इसमें से देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जैसे फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होने पर जो वर्डिक्ट दिए हैं वो भी हमारी राज्य व्यवस्था के व्यवहारिक पहलू में आ जाते हैं। अब हम इसी समय संस्थाओं के बारे में भी सीख लेते हैं। जो भारत में संस्थाएं पाई जाती हैं वो मुख्यतः संवैधानिक संस्था होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में होता है। ऐसी हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे संविधान में उल्लेखित होता है, जैसे आर्टिकल 324 में भारत का चुनाव आयोग। इसके बारे में तो ये जो भारत का चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। इसी तरीके से देखेंगे भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। इसी तरीके से देखेंगे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति से संबंधित जो आयोग है वो अनुच्छेद 338 में पाया जाता है और अनुच्छेद 338A में शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो प्रावधान पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे
असंवैधानिक संस्था कौन सी संस्था होती है? असंवैधानिक संस्था वह जो संविधान के अनुरूप या संविधान का विरोधी होती है। संविधान का विरोधी कौन सी होती है? देखेंगे समय समय पर भारत में एक नए खालिस्तान की मांग हो रही थी। वो संस्था संविधान विरोधी थी, उसे हम बब्बर खालसा के नाम से जानते हैं। नक्सली जो संस्था होती है, जो रेड कॉरिडोर के जो लाल सलाम के क्षेत्र से जानी जाती हैं, वो संस्थाएं होती हैं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानेतर जो संस्था होती हैं, गैर संवैधानिक संस्था जो होती हैं, उसे हम दो भागों में आगे विभाजित कर सकते हैं। उसमें से एक होती है सांविधिक। सांविधिक का मतलब होता है स्टैच्यूरी। सांविधिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संसद या विधायिका के कानून से निर्मित होता है। ऐसी संस्थाओं के बारे में जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई वो संसद या विधायिका के कानून से निर्मित हुई। इसी तरीके से हम देखेंगे कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें हम कार्यकारी संस्था के नाम से जानते हैं। कार्यकारी संस्था जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित हो जाती है, जैसे नीति आयोग। तो हम संस्थाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान में जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं या भारतीय संविधान में जो हम जिसके अंदर अनुच्छेद, भाग, परंतुक, उपपरंतुक का अध्ययन करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो सबसे जो व्यापक है संविधान। संविधान को आगे क्लासिफाई किया जाता है भाग में, उसको आगे अध्याय में बांटा जाता है, उसको आगे अनुच्छेद में बांटा जाता है, अनुच्छेद को परंतुक में बांटा जाता है, क्लॉज में, और जो परंतुक या क्लॉज होते हैं उनको उप परंतुक में बांटा जाता है, सब क्लॉज में बांटा जाता है। ये भारत के संविधान का विभाजन रहा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ऐसी संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती। जैसे अनुसूची एक भारत में राज्य के बारे में वर्णन करती है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में वर्णन करती है। अनुसूची 2 भारत में लोक पदाधिकारी जो पाए जाते हैं उनके वेतन को डिस्कशन किया जाता है। इसी तरीके से देखेंगे तो अनुसूची जो 3 होती है वो डिस्कस करती है हमारा शपथ से संबंधित, लोक पदाधिकारियों का जो शपथ होता है उसको डिस्कस करती है। इसी तरीके से अनुसूची जो 4 होती है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन स्टेट का कितना होगा। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन को दिखाया जाता है। अनुसूची जो 6 है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन के बारे में बातचीत करती है। और अनुसूची जो 7 है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को बताती। अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं के बारे में बातचीत करती है। भारत में भाषाएं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित की गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। अनुसूची जो 9 है वो अनुसूची जो 9 है वो अवशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करती है। जैसे जब भारत का संविधान बन जाने के बाद जब भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया तो इस सूची में भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में उसको डाल दिया गया ताकि इसका संवैधानिक निरीक्षण ना हो सके। इसी तरीके से देखेंगे जो अनुसूची 10 है वो दल बदल कानून का उल्लेख करती है। अनुसूची जो 11 है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख करती है। अनुसूची 12 नगर पालिका की उल्लेख करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पहले हम प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान का जो उद्देशिका है वो है क्या। उद्देशिका में कहा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए जो टर्मोलॉजी है इसमें से हम देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद जो टर्म्स हैं जो लिए गए हैं सोवरिन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद जो है इसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी की जो बात है वो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी की जो बात की जा रही है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। उसके बाद जो बात की जा रही है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित, मतलब जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया वो भारत की जनता को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। उद्देशिका जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा बनाई गई। अमेरिका के द्वारा बनाया गया, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना, इसकी वजह से वहाँ पर की जो उद्देशिका थी वहाँ पर बनी। लेकिन जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का संदर्भ क्या है? वहाँ के जो कॉमन लॉ होते हैं, परंपराएं, ट्रेडिशंस होती हैं, वही संविधान के रूप में बदल जाती हैं। तो वहाँ पर किसी लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होती। उद्देशिका संविधान की भूमिका की बात होती है। जैसे हम लोग जब कोई पुस्तक खरीदते हैं तो उसका जो पहला, दूसरा पृष्ठ या तीसरा पृष्ठ जो होता है वो उससे संबंधित होता है, जिसमें उद्देश्यों, आदर्शों एवं शासन का उल्लेख तथा तिथि का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। मतलब क्या है उसका मतलब ये है भारत का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में उद्देशिका है। उद्देशिका होने का संदर्भ क्या है? यहाँ पर उद्देशिका का यहाँ सीधा संदर्भ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ये हमारा उसी के नाम पर उद्देशिका पड़ गया, ना कि प्रस्तावना। तो अगर एग्जाम में कभी बन जाए क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, बल्कि उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल है। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर को। इसी समय हम एक और फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अगर हम बात करें स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। हम यहाँ पर दो टर्म्स को फोकस करेंगे। दो टर्म्स कौन कौन से हैं? प्रस्तावना या उद्देश्य यूएसए से प्रभावित है, मतलब अमेरिका से प्रभावित है, और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना किस चीज़ के बारे में बताती है। प्रस्तावना बातचीत करती है सत्ता के स्रोत के बारे में, सत्ता के स्वरूप के बारे में, और सत्ता के उद्देश्य के बारे में। देखिए सत्ता का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान। तो हम लोगों ने देखा कि हम भारत के लोग, जो हमारी उद्देशिका की पहली लाइन थी
तो सत्ता का स्रोत हम हैं, मतलब हम से संदर्भ क्या है, भारत के लोग। तो लोक प्रभुता जो है वो भारत के लोगों में निहित है, और जो ये सिद्धांत है लोक प्रभुता का वो रूसो ने दिया है। रूसो ने जो है वो फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। अब सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? सत्ता के स्वरूप में हम लोगों ने पहले पढ़ा, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो है हमारी सत्ता का स्वरूप होगा। मतलब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, समाजवादी भी होंगे, पंथनिरपेक्ष होंगे, लोकतंत्रात्मक होंगे और गणराज्य होंगे। और हमारी जो हमारा सत्ता का उद्देश्य है, हमारी मतलब जो शासन का उद्देश्य है, अथॉरिटी का उद्देश्य है, या हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, वो भारतीय नागरिकों में न्याय स्थापित करना। न्याय कितने प्रकार का होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके साथ साथ यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होगी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता की भी बात होती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता की भी बातचीत करती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र जो है बेसिकली हम कहेंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन के अनुसार। लेकिन अगर हम लोकतंत्र को आगे विभाजित करें तो लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती है। जनता कहाँ पर स्वयं शासन करती थी? जनता प्राचीन रोमन साम्राज्य, यूनान में, ग्रीक में प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी। वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था संचालित की जा रही थी, वहाँ पर नागरिकों की संख्या बहुत कम थी। अगर देखेंगे कि यूनान या रोमन साम्राज्य में उस समय की जो पॉपुलेशन, सपोज करिए कि अगर 5000 लोग वहाँ पर रहते थे, तो उसमें से मात्र 1000 लोग ही नागरिक थे। और इन्हीं नागरिकों को जो है, ये नागरिक जो थे, यही नागरिक अपने लिए नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, और यही नागरिक व्यवस्था को देखते थे। मतलब क्या है, 5000 में से 4000 जो लोग थे वो दास, गुलाम इस कैटेगरी में आते थे। महिलाओं को उस समय उतने अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन जो 1000 लोग थे वही नियम कानून बनाते थे, और वर्ष के प्रारंभ में नियम कानूनों को बनाया जाता था और अंत में उनका इवोल्यूशन किया जाता था। देखा जाता था किसने नियमों कानूनों को भंग किया और उसके अनुसार उसको दंड का प्रावधान वही लोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति ज़्यादा मजबूत है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं रह गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में अमेरिका के 1-2 राज्यों में या स्विट्जरलैंड के किसी प्रांत में पाया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब जनसंख्या का आकार पूरे विश्व में लगभग 8 अरब 7.5 अरब के आसपास हो गए हैं, तब यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है तथा अध्यक्षात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। यहाँ पर जनता स्वयं शासन नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें से देखते हैं, ये हो गया, हम देखते हैं जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, उसकी जो टर्मोलॉजी है उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मतलब कि हमारे देश की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको कोई दूसरे देश की सरकार प्रभावित नहीं कर सकती है। ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब था। हमारे संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी
शब्द का उल्लेख हुआ है। समाजवादी जो शब्द था वो भारतीय संविधान, मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसको अडॉप्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में इसको शामिल किया जाता है। समाजवाद है क्या? सोशलिज्म एक विचारधारा है जिसमें कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं। संपत्ति के समाजीकरण का समर्थन करता है समाजवाद, मतलब सोशलाइजेशन ऑफ वेल्थ। एक प्रकार से अगर हम बात कहें कि जो संपत्ति होगी, जो निजी लोगों के हाथों में या जो भी किसी के पास भी संपत्ति होगी, उसका समाज का अधिकार होगा। समानता का, यहाँ पर इक्वालिटी की बात होगी। वर्ग विहीन समाज होगा, और वर्ग नहीं होगा तो शोषण भी नहीं होगा। अगर समानता होगी तो शोषण नहीं होगा। और वंचित और मजदूर वर्ग के कल्याण की बात की जाती है। और समाज को व्यक्ति पर वरीयता, मतलब यहाँ पर जो प्राइवेसी होती है उसको कम महत्व दिया जाएगा। ये विचारधारा की बात हो गई। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे भारत का जो समाजवाद है, ये जो मार्क्सिस्ट का जो समाजवाद था उससे बेहतर है। क्योंकि मार्क्स का जो समाजवाद है या मार्क्सवाद जो था वो वर्ग संघर्ष की बात करता था, लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है? लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग करते हुए जो संसाधन है उस पर सभी का बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कैसे होगा? ये चुनाव के माध्यम से किया जाएगा, संसद के कानून बनाए जाएंगे और सामाजिक आर्थिक नियोजन के माध्यम से किया जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं समाजवाद, भारत का जो समाजवाद है वो विशिष्ट है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के ज़्यादा निकट है। भारतीय समाजवाद जो है, इंडियन सोशलिज्म, इसकी जो डेफिनेशन है वो संविधान में नहीं है, ना ही किसी संसद के कोई कानून में। लेकिन DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 के केस में समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। इसमें कहा गया जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा का मतलब टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यहाँ पर आय की असमानता को कम करने से संबंध में निर्णय दिया गया और जीवन स्तर की असमानता को भी कम करने के लिए कहा गया। मजदूर एवं वंचित वर्ग के कल्याण के बारे में कहा गया और शोषण की समाप्ति के बारे में। तो भारत का जो समाजवाद है वो काफ़ी व्यापक है। इसी तरीके से हम अपने थर्ड टर्म्स की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष का मतलब बिल्कुल भी नास्तिकता से नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। इसके बाद जो हमारे टर्म है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। इसके बाद हम गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य जो है उसमें कहा गया है कि जो राज्य का प्रमुख का पद होता है वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होने का मतलब क्या है? वंशानुगत ना होने का मतलब है कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि उसका निर्वाचन होगा। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो एकल, संक्रमणीय मत पद्धति और अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति को चुना गया है। तो जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये रही, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। अब हम आगे बात करते हैं, रिपब्लिक की बात हो गई हमारा गणराज्य की। अब हम यहाँ पर न्याय की बात करते हैं। न्याय यहाँ पर 5 प्रकार से बात की गई है। 5 प्रकार का न्याय में जो बात हुई है, सबसे पहले 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब यहाँ पर जो सत्ता का या हमारे संविधान का जो मुख्यतः उद्देश्य है या भारत सरकार का जो उद्देश्य होगा वो भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में होगा। और भारत की जो स्वतंत्रता होगी, जो लोगों की, जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की अनुमति दी गई। विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी और उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही यहाँ पर समता की बात की गई है। समता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समता का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत समान होगी, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अवसर की समानता,
सभी व्यक्तियों को जो पब्लिक जॉब होगी उसमें समान तब मिलेगी। हम इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति की गरिमा है, प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाने से संबंधित है। एकता और अखंडता राष्ट्र की, तो यहाँ पर जो टर्म है राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता का मतलब है यूनिटी, ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। यहाँ पर नागरिकों के मध्य एक होने का भाव उत्पन्न होता है, एक होने का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एकता में जो है बात, जैसे हम भारत के लोग, हम सभी भारत के लोग एक हैं। और अखंडता एक भौगोलिक अवधारणा है, भारत का क्षेत्र या भूभाग अलग ना हो। अखंडता, भारत के किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के भूभाग से या भारत के क्षेत्र से अलग हो सके। बंधुता, ये भाईचारे या भ्रातृत्व की बात करता है। भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं। जैसे के.एम. मुंशी साहब ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक पत्री है या राजनीतिक जन्मपत्री है। उसी तरीके से गजेंद्र गटकर साहब ने कहा, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण है, ननी पालखीवाला साहब ने कहा, प्रस्तावना भारतीय समाज का परिचय पत्र है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है, लेकिन अगर बी.आर. अम्बेडकर साहब के शब्दों में आएगा तो भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बी.आर. अम्बेडकर साहब। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। देखिए, कुछ केस हुए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण केस जो है वो बेरूवादी केस है। बेरूवाड़ी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और वह संशोधनी भी नहीं। और केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य में ये कहा गया, 1973 के केस में ये कहा गया कि भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को ध्यान में रखते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, 42वां अमेंडमेंट 1946। इसमें से जोड़ा क्या किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता टर्म को जोड़ा गया। तो हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित सारे डायमेंशन को कंफर्म किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए और ऑडियो फॉर्मेट में अच्छा लगे तो अपने सुझाव हमको दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।